Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 11 marketing. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था बहुत पीछे क्लास के अंदर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमने कवर कर लिए हैं इसके। लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर अप किया था प्रोडक्ट में उसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट को जिसका नाम था प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि उसके अंदर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो कि हमारे प्रोडक्ट को इफेक्ट डालते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है लाइक ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, वो सब हमने कवर अप कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आपने वो चीज़ वीडियो नहीं देखी तो आप पहले फर्स्ट पी पढ़ कर आइए, तब जाके हम सेकंड पी की तरफ मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पी जिसका नाम है प्राइस या फिर प्राइसिंग। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या इसकी डेफिनेशन रहने वाली है, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट डालते हैं, यानी कि हमारी प्राइजेस के अप एंड डाउन होने के क्या कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे, और साथ में ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी हम समझेंगे कि आखिर ये क्या है, किसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट के प्राइस अप हो जाते हैं और कभी डाउन हो जाते हैं। सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से। स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हमें मिलेगा प्राइस आखिर है क्या। तो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ पे विच कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज ही शी या परचेज, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके बदले जो हम अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं वही प्राइस होता है। यानी कि जो उसकी कॉस्ट है, जो इसका प्राइस है, हम उसी के मुताबिक वो डिज़ाइन करके हम उसको पे कर देते हैं अपने दुकानदार को। तो इसी तरीके से समझा रखा है कि प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच द कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज कोई भी परचेज करे। अब देखो क्या क्या चीजें होती हैं इसको करने में प्राइस में। इट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल प्लेस इन द मार्केटिंग, यानी कि ये ज़्यादा ज़रूरी मैटर होता है कि हमारा प्लेस कितना अच्छा है। वो प्लेस के मुताबिक जब मार्केटिंग नहीं होती तो हमारे जो गुड्स हैं, जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी क्वांटिटी है, जिसके मुताबिक उनका प्राइस होना चाहिए था, उतना हमें नहीं मिल पाता, उतना हमें रिसीव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा मार्केटिंग का प्लेस अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाइए, इट ऑफन यूज्ड फॉर रेगुलरिटी ऑफ डिमांड। यस, ये बिल्कुल ठीक है भाई। रेगुलरिटी ऑफ डिमांड जब हमारी नहीं होती तब भी हमारे प्राइस का जो हमारे प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं, और अप एंड डाउन होने के कारण हम अपने किसी भी काम के अंदर रेगुलरिटी बंद कर देते हैं। अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो हो सकता है आपको इसके अलावा कोई और भी पॉइंट देखने को मिल जाए। तो इट कंसिडर टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन, यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन है जो कि दूसरे से अलग बना सकती है हमारे प्रोडक्ट्स को। इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि प्राइस एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स को इफेक्ट डालता है डायरेक्टली। तो ये आपको याद रखना है, प्राइस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। तो ये था हमारे प्राइस के बारे में। अब हम समझते हैं कि आखिर प्राइस जो अप एंड डाउन होते हैं उसके फैक्टर्स आखिर हैं क्या, जो फैक्टर्स के द्वारा वो ये सब चीजें हमारे मार्केट के अंदर देखने को हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि हमारे प्राइस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब बात फैक्टर्स की मिलती है तो हमारे पास नाम आता है प्रोडक्ट कॉस्ट का, यानी कि कोई भी किसी भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको बनाने में उसकी जो कॉस्ट आती है उसको हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए अगर इसके अंदर 250 ग्राम प्लास्टिक लग रही होगी मार्कर बनाने में तो इतनी ही लगेगी, इससे कम तो हम नहीं लगा सकते, और लगाएंगे भी तो हमें और भी ज़्यादा चीज़ें कम करनी पड़ेंगी इसके साथ साथ। और अल्टीमेटली जब हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कम करती है, अपनी कॉस्ट को भी कम करना। यानी कि जैसे मान लीजिए 10 रुपये मुझे इसे कॉस्ट आ रही है बनाने में, 5 रुपये मेरा प्रॉफिट है, 15 रुपये का हो गया तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये में बेच सकता हूँ, मगर इसको मैं 5 रुपये में बेचूँ तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है वो हमारे प्राइस को बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से या बड़े लेवल पे इफेक्ट डालती है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे डालती है भाई? प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर भी कई चीज़ें आती हैं। पहला आता है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि जानी ही जानी है, उनका मतलब आपकी प्रोडक्शन से नहीं है, उनका मतलब आपकी एक्टिविटी से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर आपकी प्रोडक्शन हो रही है तो फैक्ट्री मालिक को, बिल्डिंग मालिक को ये मतलब थोड़ी कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी एक्टिविटी कर रहे हो, उसकी तो आप जगह घेरे हुए हो तो उसको उतना रेंट चाहिए। तो इसीलिए उसे मतलब नहीं है आपकी कितनी भी प्रोडक्शन से या
एक्टिविटीज़ है वो ऐसी कॉस्ट जो कि हमारी फिक्स्ड जानी ही जानी है ना। इसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमारी एक्टिविटी द्वारा, हमारी प्रोडक्शन द्वारा थोड़ी इन्फ्लुएंस हो जाती है। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं हम, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा हाई क्वालिटी के गुड्स बनाएंगे तब भी ज़्यादा चीज़ हमें परचेज करनी पड़ेगी। तो ऐसा आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इट रेफर टू दैट कॉस्ट विच वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी सच एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। और फिक्स्ड कॉस्ट का आप पढ़ना चाहते हो तो इट रेफर टू दोस कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल सच एज रेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि ये वेरी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? देखिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट तो होती है मगर हमारी एक्टिविटी के थ्रू भी वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट हो जाती है। अब मैंने क्या बोला? देखो, मैंने ये बोला कि बेसिकली इसके अंदर थोड़े से जो पार्ट होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का भी होता है और थोड़ा सा जो पार्ट होता है हमारा वो वेरिएबल कॉस्ट का भी है, तब जाके हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट का निर्माण हुआ है। जैसे कि इट रेफर टू दैट कॉस्ट विच वेरीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट डू नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑन इट सच एज कंपनसेशन ऑफ सेल में इंक्लूड फिक्स कैश सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल। यानी कि एक ऐसी कॉस्ट है जो कि हमारी प्रोडक्शन से, हमारी एक्टिविटी से भी लाया करती है और थोड़ी सी इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी आती हैं। जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, वो तो प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है ना कि इतनी प्रोडक्शन होगी तो इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी प्रोडक्शन होगी तो इतनी मिलेगी। उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो सैलरी है दैट इज फिक्स्ड। और एक होता है हमारा कमीशन ऑन सेल, यानी कि हमारे गुड्स को बिकवाने में जो हेल्प कर रहे हैं, कहते नहीं कि 100 रुपये पर बुक लूंगा भाई, बिकवा दूंगा मैं। तो इस तरीके की कॉस्ट जो होती है तो दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। एक बार दोबारा रिव्यू करवा देता हूं। तो देखिए, फैक्टर्स हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे प्राइस को इफेक्ट डालें। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमारे देनी ही देनी है, हम इसमें चूक नहीं सकते, हमारी एक्टिविटी के द्वारा नहीं है ये। और वेरिएबल कॉस्ट ये है कि हमारी प्रोडक्शन हमारी एक्टिविटी को वेरी करती है, जितनी हम एक्टिविटी प्रोडक्शन करेंगे उसी हिसाब से हमारी कॉस्ट निकलेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि इन दोनों का मिक्सअप, जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड हो, जिसके अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड हो। तो ये था हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट। स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आता है द यूटिलिटी एंड डिमांड। तो यूटिलिटी एंड डिमांड का मतलब क्या है? तो देखो, बेसिकली जब भी हमारा कोई भी मतलब प्राइस का लेवल है या फिर सेल्स का लेवल है, वो अप एंड डाउन कब होता है? वो अप एंड डाउन जब होता है जब हमारे उसके प्राइस में चेंजेस आते हैं। अब प्राइस में चेंजेस भी दो तरीकों से आते हैं। पहला आता है इलास्टिसिटी डिमांड और दूसरा आता है इनइलास्टिक डिमांड। भाई ये क्या होते हैं? देखो, इलास्टिसिटी डिमांड वो होता है कि स्मॉल चेंजेस इन प्राइस रिजल्ट इन लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि आपने थोड़ा सा चेंज किया प्राइस के अंदर और आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या है, बड़े लेवल पे चेंज हुई। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि यहाँ पर चाय बिक रही है, यहाँ पे कॉफी बिक रही है। ठीक है, आप चाय बनाते हैं, आपने चाय का प्राइस जो है, आपने चाय का प्राइस 10 रुपए से कितने रुपए कर दिया? 15 रुपए कर दिया। जहां पर आपकी प्रोडक्शन 100 की हो रही थी, 10 रुपए पे 100 की प्रोडक्शन हो रही थी, तो अब यहाँ पे कितनी हो रही? 50 प्रोडक्शन हो रही है। 50 लोग कहाँ पहुंच गए? कॉफी पीने पहुंच गए। ये होता है, यानी थोड़ा सा चेंज किया आपने और कितना बड़ा इफेक्ट आ गया? आधे का इफेक्ट आ गया। तो ये होता है हमारा इलास्टिक डिमांड, यानी कि थोड़े से चेंज प्राइस से क्या हो जाता है, बड़ी इलास्टिसिटी डिमांड में चेंज आता है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। इसी तरीके से हमारे पास इन इलास्टिक डिमांड होता है। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? देखिए, चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन ऑलमोस्ट नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ये कंडीशन समझ में आई, इसको रफ कर देते हैं, भाई। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये का प्राइस था, है ना, 10 रुपये का प्राइस हमने किया। इसी तरीके से यहाँ मैंने कर दिया 12 रुपये का प्राइस। तब भी 10 रुपये में मेरी 100 चाय बिक रही थी और अब भी 100 चाय बिक रही है। इसका मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने पे कोई भी इफेक्ट ना आना। और अभी जो इससे पहले वाली कंडीशन मैंने बताई इलास्टिसिटी डिमांड की, वो मैंने बताई कम वाली, वो ज़्यादा वाली भी हो सकती है। जैसे कंपनी मान लो 10 रुपये से अपना प्राइस 9 रुपये कर दे, 8 रुपये कर दे, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इसी तरीके से हमारे यूटिलिटी एंड डिमांड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द प्राइस, यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी सर्विसेज है, हमारी एक्टिविटीज़ है, उनको बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है हमारी यूटिलिटी एंड डिमांड, उसका प्राइस। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाइए, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। यानी कि हमारा एक्सटेंट कंपटीशन इन द मार्केट कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए ये वो बाजार होता है जो काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, काफ़ी सारे उसमें विक्रेता होते हैं, खरीदार होते हैं, काफ़ी सब लोग होते हैं, मगर उनके हाथ में अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना या बढ़ाना नहीं होता। वो एक प्राइस ऐसा होता है जो कि फिक्स्ड
किया गया है उसी में वो सामान बिकना है, ना तो वो अपनी मर्जी से उस सामान को कम करके बेच सकते, ना ही वो उस सामान को ज़्यादा करके बेच सकते। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, आपको यही रेट का सामान मिलेगा। उसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। जाहिर सी बात है, जब सभी प्राइस चीज़ें, सभी प्रोडक्ट एक ही प्राइस के हैं, सेम जगहों पे सेम चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके अंदर हमारा कॉम्पिटिशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस एंड द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंस द अपर लिमिट ऑफ प्राइस, बट इट इज एक्चुअली द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन विच फिक्सेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से हमारे दो फैक्टर्स और कवर हो गए, और भी नए नए फैक्टर्स की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो किस तरीके से हमारे प्राइस को इफेक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ इफेक्ट की तरफ, जिसका नाम है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। तो इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विस इज टू बी फिक्स्ड एज पर द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अभी हमने पढ़ा एक्सटेंड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, यानी कि वो चीज़ थी, वो बाजार था जिसके अंदर बाजार ही तय करता है कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और इससे ज़्यादा यानी जो प्राइस हमने फिक्स किया, यानी 100 रुपये जो हमने प्राइस फिक्स किया है, इसी प्राइस पे सभी अपने जो दुकानदार होते हैं, जितने हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, उनको इसी प्राइस पे बेचना है, ना तो वो इससे कम बेच सकते, ना ही वो इनसे ज़्यादा बेच सकते। ये होता है मार्केट के तौर पर। अब ये जो रेगुलेशन मिल रही है, हमें मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई ना हो कि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो उसको परचेज ही ना कर पाएँ। तो इसी तरीके से वो टाइम टू टाइम में रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करवाती रहती है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कमोडिटी एंड द सर्विस इज टू बी फिक्स्ड एज पर द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसी के बाद आता है हमारे पास प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी तक हमें जितनी चीज़ समझी वो कॉस्ट के बारे में समझी। कॉस्ट वो होती है जितने हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने में खर्चा आ रहा है। अब कॉस्ट के बाद जो हमारी कंपनी होती है कोई भी, वो क्या करती है, प्रॉफिट ऐड करती है। और प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपनी, यानी कि वो हमारा प्रॉफिट होता है बेसिकली कंपनी को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, कंपनी को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, कंपनी को नई नई चीज़ें करवाने में हेल्प करता है। प्रॉफिट वही तो होता है। अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट कमाते रहेंगे तो हम तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइसिंग के। पहला ये होता है कि ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अ कंपनी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर विद टेंड टू शेयर लोअर प्राइस सो दैट ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर आर अट्रैक्टेड। देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारी कोई कंपनी है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना और फिर लार्ज लोअर प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखो, आपको कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, तो जब वो उस प्रोडक्ट का किसी का हायर प्राइस होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बिक रहा है और वही प्रोडक्ट हमें थोड़ी दूर जाने के बाद 80 रुपये का मिल रहा है, या फिर किसी और जगह पर दूसरी कंपनी का 80 रुपये का मिल रहा है, सेम ही चीज़, तो हम उसे 80 वाले को परचेज करेंगे ना। तो यहाँ पर हमें समझा रखा है कि मार्केट शेयर के ऊपर कि हमेशा लोअर प्राइस की तरफ क्या होते हैं, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें यहाँ पे उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है सर्वाइविंग इन एन कॉम्पिटिटिव मार्केट। सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट ये है कि जैसे मान लीजिए किसी भी एक चीज के, यानी एक लाइन में जब आप घुसे हुए हो तो उस लाइन के ही व्यक्ति सब आपको दिखेंगे कि आखिर उस लाइन में कौन कौन लोग हैं, किससे मेरा कंपटीशन है, इस तरीके से। तो आपको अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत यूनिक, बहुत डायनेमिक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। यूनिक डायनेमिक इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, बेसिकली जब किसी भी दूसरी कंपनी का या दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हायर है, तो हायर के साथ साथ हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस हायर ना रखकर डिस्काउंट पे रखना होता है, जिससे हमारे कस्टमर्स हमारे पास अट्रैक्ट हो और हमारा मार्केट शेयर अप हो जाए। तो इसी तरीके से हम समझ गए कि सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए डिस्काउंट के द्वारा प्रोडक्ट्स को इशू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम नई नई चीज़ों को ही ज़्यादा हाई रेट्स के अंदर इशू करने लग जाएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो इतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि सामान ही नहीं बिकेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब हमें लोग जानते ही नहीं है तो वो खरीदेंगे कि वो हमारा सामान है ना। तो इस तरीके से हमारे 5 कंप्लीट हो गए। अब इसी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का एक ऑब्जेक्टिव और बचा है, उसे भी कवर अप कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। तो यदि आपको मैं इसको एक इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये है क्या, देखिए क्वालिटी ऑफ लीडरशिप यानी आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल जब कोई भी कंपनी अपने उत्थान के लिए किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस कम करती है, अब कम करने के बाद वो क्वालिटी कम नहीं करती, तो अल्टीमेटली उसकी जो प्रोडक्शन है और उसकी सेल्स है वो बहुत इंक्रीज चली जाती है, बहुत ऊंचे लेवल पे चली जाती है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखो तो पहले के समय में उनके प्राइस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लो थे। पहले वो लॉस मेकिंग कंपनीज थी। वो लॉस क्यों इनकर्ड कर रही थी, क्योंकि वो क्वालिटी दे रही थी, लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे थे, लोग उनसे परचेज कर रहे थे उनका सामान। और धीरे धीरे जब उनकी आदत पड़ी तो उन्होंने क्या कर दिया, प्राइस हायर कर दिया। और हायर प्राइस कवर कर लेता है आपकी सारी जो डेफिसिट्स आ रहे होते हैं, हायर प्राइस वो सभी चीज़ें कवर कर लेता है। और हायर प्राइस अब उन कंपनियों के जो कस्टमर्स हैं वो सब पे भी कर रहे हैं।
क्योंकि वो हमें उनकी आदत पड़ चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी लीडरशिप्स करनी चाहिए। देन हमारे पास आता है मार्केटिंग मेथड यूज। मार्केटिंग मेथड यूज यानी कि अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केटिंग लेवल को बढ़ाने के लिए हमें कई सारे मार्केट के मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि ये कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा ठीक होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड, क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, और कई तरीके की हम अपने कस्टमर्स को फैसिलिटीज दे सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, सेल्स प्रमोशन इफेक्ट, कस्टमर सर्विस एंड क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा। जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारे कस्टमर को खुश कर सके, उसकी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाइड कर सके, तो वो सब चीजें हमारे मार्केट मेथड में आती हैं, जिसको हम यूज करके अपनी सेल्स को उत्थान पर ले जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे सेकंड पी भी फिनिश होता है। सो आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, जितने भी हमारे पॉइंट्स थे, जितने भी फैक्टर्स थे, जितनी भी चीजें थी, उसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, अदरवाइज आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर अप करेंगे हम थर्ड पी को, और उसको भी समझेंगे इसी तरीके से, इजी शॉर्ट एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।